हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स 9th क्लास की। चैप्टर रहेगा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपुल एट ऑल टाइम। कि फूड सिक्योरिटी क्या है, खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है कि भोजन अवेलेबल हो, एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। किनको? हर एक लोगों को और हर समय। टाइप्स ऑफ हैंगर, नंबर 1 हो जाएगा सीजनल हैंगर और एक हो जाएगा क्रोनिक हैंगर। सीजनल हैंगर जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब जिस सीजन में किसी के पास काम नहीं होता और उसकी वजह से उसे खाना नहीं मिल पाता, तब उसको हम सीजनल हैंगर कहेंगे। डेफिनेशन मैंने लिखी है सीजनल हैंगर की। इट इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जब स्पेशली एग्रीकल्चर वाले एरिया में जब फूड उगता है और उसकी हार्वेस्टिंग होती है। एक तो जब उगाई जाती है फसल, जब मतलब लेबरर के पास काम होता है जो एग्रीकल्चर पे काम करता है, और एक जब हार्वेस्ट होती है। बीच के जो 4 महीने होते हैं उस समय उनके पास काम नहीं होता, तो उस समय वो किस में चला जाता है? सीजनल हैंगर में। अगला है क्रोनिक हैंगर। क्रोनिक हैंगर को हिंदी में कहेंगे दीर्घकालिक भूख। मतलब जब लंबे समय तक, दीर्घकालिक भूख कि लंबे समय तक जब आदमी भूखा रहे तो उसको क्रोनिक हैंगर कहेंगे। सीजनल हैंगर तो कुछ सीजन के ही लिए रहेगी। जैसे जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तब तो उसके पास काम नहीं होगा, और जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुरू होंगी मजदूर के पास काम आना शुरू हो जाएगा, जो एग्रीकल्चरल लेबरर है। ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक हैंगर है वो लंबे समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्रोनिक हैंगर। क्रोनिक हैंगर में मैंने 2 पॉइंट लिख दिए हैं। इट इंक्लूड्स इनएडुकेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी फूड। पहले तो व्यक्ति के पास अच्छी क्वालिटी का फूड और जितने उसकी शरीर को रिक्वायरमेंट है उस क्वांटिटी में फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो क्रोनिक हैंगर में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट है पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रोनिक हैंगर बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम एंड इन रिटर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। दूसरा, जो गरीब लोग हैं वो क्रोनिक हैंगर से क्यों पीड़ित रहते हैं? कि उनकी इनकम लो है। और कितनी लो है? कि वो अपने सर्वाइवल के लिए खाना भी खरीदने के योग्य नहीं है। तो ये क्रोनिक हैंगर के 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो हैंगर 2 टाइप्स की होगी, सीजनल हैंगर एंड क्रोनिक हैंगर। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चार्ट बना दिया है कि व्हीट और राइस में किस किस स्टेट्स में कितना कितना उत्पादन हुआ, कितना बढ़ा। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने पर। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड बाय, सबसे ज्यादा किस स्टेट्स ने अचीव की हाइएस्ट ग्रोथ? उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। किसके बारे में बता रहे हैं हम? व्हीट के बारे में। ठीक है, 44.01 मिलियन टन्स इतना हुआ उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हुआ 30.21 मिलियन। राइस का कितना रहा? राइस का प्रोडक्शन सेम 2015 और 16 को बताया गया। वेस्ट बंगाल का रहा 15.75 मिलियंस ऑफ टन और उत्तर प्रदेश का रहा 12.51 मिलियंस ऑफ टन। ये प्रोडक्शन हमारा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राशन कार्ड कैन बाय अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स 35 kg of grain, 5 liters of kerosene, 5 kg of sugar, etc. every month from the nearby ration shop. कहते भी कोई भी परिवार जिसके पास राशन कार्ड है वो एक जो निर्धारित अमाउंट है चीज़ों का वो इन फेयर प्राइस शॉप पे जाके खरीद सकती है। वो कितना निर्धारित है? 35 किलो तो ग्रेन्स है, 5 लीटर कैरोसिन है और 5 kg शुगर है। ठीक है, हर महीने राशन शॉप पे जाके ये लोग अपने राशन कार्ड से ये चीज़ें खरीद सकते हैं कम प्राइस पे। हर महीने मिलता है, रोज़ रोज़ जाके नहीं मिलता है। राशन शॉप एवरी मंथ, हर महीने आप मतलब महीने में एक बार ही राशन खरीद सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, 3 प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं। कौन कौन से हैं? अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर्स, सबसे गरीब से गरीब तबके के लिए, जो बहुत ही गरीब है उसके लिए अंत्योदय कार्ड आया है। सेकंड है बीपीएल कार्ड्स फॉर दोज बिलो पावर्टी लाइन, और बीपीएल कार्ड आए हैं किनके लिए? जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। एंड एपीएल कार्ड्स फॉर ऑल अदर्स, और एपीएल कार्ड बाकी जो बचे हुए हैं उन सब के लिए है। 1992 में
Revamped public distribution system has introduced in 1700 blocks in the country. 1992 में जो ये अपना पीडीएस सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस हुआ और कितने ब्लॉक्स में चला? 1700 में इसको रखा गया। टारगेट क्या था इसका? बेनिफिट ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, कि जो बैकवर्ड एरिया है और रिमोट एरिया है वहाँ पे पीडीएस सिस्टम हो, ताकि जो रिमोट एरिया और बैकवर्ड एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू राशनिंग हो जाए। फिर क्या हुआ? 1997 में रिन्यूड अटेम्प्ट अडोप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरिया। पहले तो 1700 ब्लॉक में किया गया था, फिर 1997 में क्या टारगेट किया गया? जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए पीडीएस लाया गया। इन 2000 फिर 2000 में क्या हुआ? 2 स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च, 2 और स्पेशल स्कीम्स लॉन्च हुई। कौन कौन सी? नंबर 1 अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, 2 योजनाएं आ गई, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। बोथ वर फॉर द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, दोनों ही गरीबों के लिए थी और जो निर्धन हमारे बुजुर्ग थे उनके लिए थी। द फंक्शनिंग ऑफ दीज 2 स्कीम्स वर लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द पीडीएस, और ये दोनों ही स्कीम जो एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम था, नेटवर्क था, उससे जुड़ी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इंडियन गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम तो शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में 1700 जो ब्लॉक्स थे वहाँ से शुरू किया और फिर बाद में सारी कंट्री में शुरू कर दिया, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में क्या है। इसके मैंने नोट्स बना दिए ताकि आपको ये ड्रॉबैक्स याद करने में ईजी रहे। इन 2014 द स्टॉक ऑफ wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer norms. कहते हैं कि 1914 में जो व्हीट और राइस का स्टॉक था जो FCI के थ्रू खरीदा गया था, इंडियन गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है FCI के थ्रू, कितना था? 65.3 मिलियन टन्स, जो बहुत ज़्यादा था, जो मिनिमम हमें रखना चाहिए उससे भी ज़्यादा था। द सिचुएशन इम्प्रूव्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हुई किसकी? फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की थी। बट इट हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी थे। पहला पॉइंट है हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज़ वेरी अनडिजायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल। कहते हैं कि जब ज़्यादा फूड ग्रेन आ जाता है तो क्या होता है? एक तो वो ज़रूर से ज़्यादा आ गया है और दूसरा वेस्ट होता है। कैसे वेस्ट होता है? उसमें घुन लग जाएगा, उसको चूहे खाने लग जाएंगे। ठीक है, अगर सारा इकट्ठा हुआ फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तो पड़े पड़े नीचे से भी सड़ जाता है, इसलिए ये वेस्ट है। सेकेंड है द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक्स हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। अब ज़्यादा फूड ग्रेन इकट्ठा हो गया तो उसको स्टोरेज करने के लिए भी कॉस्ट लगेगा और वो पड़े पड़े का ही बहुत कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। अब जो स्टेट्स फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट और राइस उगाती हैं उनके लिए प्रेशर हो जाता है कि वो वही फसल उगाए। ठीक है, अगला है द प्रोक्योरमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्रोस्पेरस रीजन्स एंड मेनली ऑन 2 क्रॉप्स व्हीट एंड राइस। अब जो प्रोक्योरमेंट है मेनली 2 ही जो ग्रेन्स हैं व्हीट और राइस उसी पे रहता है, और इसके लिए जो स्टेट्स ये प्रोड्यूस करती हैं वो प्रोस्पेरस हो जाती हैं और बाकी स्टेट्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। अदर स्टेपल फूड वाज इग्नोर्ड विच वाज द स्टेपल फूड ऑफ पुअर्स, और जो दूसरा स्टेपल फूड है उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि व्हीट और राइस के अच्छे दाम मिल गए। जब अच्छे दाम मिलेंगे तो वो स्टेट वही फूड ग्रेन ज़्यादा उगाएंगी। जो बाकी स्टेपल फूड है जो गरीब व्यक्ति खाता है वो इग्नोर होगा, और इग्नोर होगा तो उसकी स्टोरेज सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा और गरीब के लिए वो फूड खरीदना या वो ग्रेन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है द कल्टिवेशन ऑफ राइस वाज ऑल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दो स्टेट्स। अब जो राइस है उसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी यूज़ करने से क्या होता है? ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा तो क्या होगा? एनवायरनमेंट को थ्रेटनिंग होगी। ठीक है, और पानी जितना नीचे जाता जाएगा उतना ही एग्रीकल्चर का काम करने में, एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए पानी चाहिए, और राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो उसको उगाने में मुश्किल होगी।
अगला ड्रॉबैक देखते हैं। 6th ड्रॉबैक है पीडीएस का। पीडीएस डीलर्स आर समटाइम फाउंड रिसोर्टिंग टू मेल प्रैक्टिस लाइक diverting the grains to open market to get better margin, selling to poor quality grains at ration shop, irregular opening of shops। पहला तो जो पीडीएस डीलर्स हैं वो क्या करते हैं कि मेल प्रैक्टिस यूज़ करते हैं और जो अनाज उनके पास इकट्ठा हुआ है राशनिंग के लिए, गरीबों को देने के लिए, वो किस कहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं? ओपन मार्केट में ऊंची कीमत पे, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। दूसरा, सेलिंग पुअर क्वालिटी, और गरीबों को कैसी ग्रेन्स की क्वालिटी देते हैं? पुअर क्वालिटी देते हैं अपनी राशन शॉप्स में। और इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स, और शॉप्स भी महीने में जैसे जिस दिन खुलनी चाहिए उस दिन नहीं खोलते हैं, उसमें भी वो इरेगुलर रहते हैं। ये तो हो गए ड्रॉबैक्स। अब अगला पॉइंट है आपका रोल्स ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। अब कुछ कोऑपरेटिव हैं जो फूड सिक्योरिटी में अच्छा रोल निभा रहे हैं, वो कौन कौन से, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। The cooperative are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western part of the country। कहते हैं सदर्न और वेस्टर्न पार्ट जो कंट्री का है वहाँ पे फूड जो कोऑपरेटिव है वो बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। उनके पॉइंट्स पढ़ते हैं, उनकी कौन कौन से अच्छे जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला है द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपुल। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो कहते हैं कि उन्होंने शॉप सेटअप कर ली हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का ग्रेन कम प्राइस पे गरीबों को दिया जाता है। सेकंड है तमिलनाडु और 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव। और जो राशन शॉप्स है तमिलनाडु में 94% वो किसके द्वारा रन की जाती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा। थर्ड है द दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग strides in provision of milk and vegetable to the consumers at controlled rate decided by the government of Delhi। कहते हैं दिल्ली का जो मदर डेयरी है वो दूध में और वेजिटेबल में सबसे अच्छा काम कर रहा है, और इनके रेट किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अर्थात दूध और सब्जियां गरीबों को कंट्रोल रेट पे दी जाती हैं। फोर्थ है अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात। हमने गुजरात का पढ़ा है अमूल का। अमूल की सक्सेस स्टोरी सबको पता है। अमूल दूध और उसके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है गुजरात में, और ये अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। इट हैज़ ब्रोट अबाउट द वाइट रिवोल्यूशन इन द कंट्री, और अमूल की वजह से कंट्री में क्या आया? वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन कौन लाए थे? डॉक्टर कोरियन। डॉक्टर कोरियन को अमूल का जन्मदाता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट है in Maharashtra Academy Development Science has facilitated network of NGOs for selling up grains bank in different regions। अब महाराष्ट्र एकेडमी डेवलपमेंट साइंस ने क्या किया है कि NGOs के थ्रू ग्रेन बैंक्स बना दिए हैं डिफरेंट रीजन में, और दुकानें खोल दी हैं ताकि गरीबों को कम रेट पे ग्रेन मिल सके। ग्रेन बैंक्स आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब ये ग्रेन बैंक जो खोले हैं महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने, वो कहते हैं अब पूरे महाराष्ट्र में ये स्लोली बढ़ते जा रहे हैं, और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, और ये अच्छा काम भी कर रहे हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज बफर स्टॉक। कि बफर स्टॉक है क्या? बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं बफर स्टॉक मेनली व्हीट और राइस का एक स्टॉक है जो गवर्नमेंट खरीदती है, किसके थ्रू? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हमारी इंडियन गवर्नमेंट व्हीट और राइस खरीदती है, स्टॉक करती है उसको बफर स्टॉक कहते हैं। समझ में आ गया? द FCI परचेजेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। कहते हैं FCI क्या करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, जिन स्टेट्स में ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होता है वहाँ के किसानों से, उन स्टेट के किसानों से ये खरीदती है। एंड द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। और जो ये क्रॉप्स हैं इनके जो प्राइस है वो पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। प्री अनाउंस मतलब पहले कि व्हीट का राइस इतना रहेगा, और व्हीट का प्राइस इतना रहेगा और राइस का प्राइस इतना रहेगा। तो प्री अनाउंस्ड होता है कि पहले से अनाउंस कर दिया जाता है, और उसी पे फिर FCI किसानों से वो अनाज खरीदती है, व्हीट और राइस।
द प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम स्पॉट प्राइस, इसको क्या कहते हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस, MSP। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या, PDS। 2 पॉइंट थे, सरकार के 2 कंपोनेंट थे, एक था बफर स्टॉक एंड PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक के बारे में बता दिया, अब PDS के बारे में पढ़ते हैं। द फूड प्रोक्योर्ड बाय द FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब मैंने जैसे बताया कि FCI, जब गवर्नमेंट FCI के थ्रू फूड खरीदती है, फूड ग्रेन्स खरीदती है और फिर उनको किसको भेजती है, राशन शॉप को, और राशन शॉप जो इशू प्राइस होता है उस पे जो पुअर सेक्शन है उनको वो अनाज डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसको क्या कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। अब ये राशन शॉप हर जगह है, गाँव में, शहरों में, कस्बों में। देर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं हमारे देश में। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन फॉर कुकिंग। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू द पीपुल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। जैसे मैंने बताया कि इनमें क्या क्या दिया जाता है, फूड ग्रेन तो दिया ही जाता है, शुगर भी दी जाती है और केरोसिन भी दिया जाता है कुकिंग के। उसको फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ राशन शॉप, आप फेयर प्राइस शॉप लिख सकते हो। ठीक है, फेयर प्राइस शॉप क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनमें जो अनाज मिलता है, फूड ग्रेन मिलता है, शुगर मिलता है, केरोसिन मिलता है, वो मार्केट प्राइस से बहुत कम कीमत पर मिलता है। लीजिए स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया फिनिश होता है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। बाय बाय।